वो तारीख थी 21 जुलाई 1969 और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजिन सेरनेन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। उसके बाद अब तक कोई भी इंसान पृथ्वी से चांद पर नहीं गया है। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका या किसी और देश ने करीब आधी सदी तक चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं भेजा। दरअसल चांद पर किसी यान को भेजना काफी महंगा सौदा बताया जाता है। लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर माइकल रिच कहते हैं, चांद पर इंसानी मिशन भेजने में काफी खर्च आता है, जबकि इसका वैज्ञानिक फायदा बहुत ही कम हुआ है। अमेरिका जैसे समृद्ध देश के मुंह से महंगा या बजट की समस्या जैसा शब्द सुनना मात्र एक बहाना ही लगता है। आज तक नासा और अमेरिका ने भी इसके पीछे के असली कारणों को दुनिया से छुपा कर रखा है। और इसी के साथ नासा यह भी कहता है कि वो किसी और महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दे रहा है, इसलिए वह चांद पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, जो मून मिशन से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तो ये फायदेमंद मिशन आखिर क्या है? क्या नासा का इशारा मंगल की तरफ है? और अगर है तो नासा ने दुनिया के सामने अभी तक ये बात क्यों नहीं रखी कि मंगल मिशन क्यों ज्यादा फायदेमंद है? क्या नासा दुनिया से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या नासा मंगल पर कॉलोनी बसाने की बात तो करता है, पर क्यों और कैसे और किस बेस पर करता है? क्या नासा को कुछ ऐसा मिला है जो वो पूरी दुनिया से छुपाकर रखना चाहता है? और आज की वीडियो में हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे। 1976 में वाइकिंग मिशनों के जरिए नासा ने मंगल ग्रह पर विशेष इंस्ट्रूमेंट्स भेजे, जो कि एक खास तरह के टेस्ट कर वहां मौजूद किसी भी प्रकार के जीवन का पता लगाने में सक्षम थे। वाइकिंग मिशन के जरिए भेजे गए दोनों ही लैंडर्स ने मंगल ग्रह के अलग अलग हिस्से पर मौजूद सोइल पर कई तरह के टेस्ट किए, जिसमें उन्हें मंगल ग्रह के सोइल पर माइक्रोबायल लाइफ होने के पॉजिटिव निशान मिले। इस पर आश्चर्य में डालने वाली बात यह थी कि मंगल ग्रह पर जीवन के अब तक के सबसे बड़े सबूत मिलने के बाद भी दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इन रिजल्ट्स को गंभीरता से नहीं लिया और इसे मानने से इनकार कर दिया। और साथ ही नासा ने अपने मिशन की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी करीब 5 दशकों के दौरान एक भी फॉलोअप मिशन नहीं भेजा, जो कि इन टेस्ट और एक्सपेरिमेंट को मंगल ग्रह पर दोहराकर वहां एलियन लाइफ की पुष्टि कर सके। ऐसे में कुछ लोगों का यह मानना था कि नासा के वैज्ञानिक जानबूझकर हमसे मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात छिपा रहे हैं। पर आखिर ये वाइकिंग एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसे इसने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की थी, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। वाइकिंग मिशन लॉन्च टू मार्स। वाइकिंग मिशन 1 क्या था, वाइकिंग मिशन 2 क्या था और वाइकिंग मिशन से खोज क्या हुई? क्या वाकई वाइकिंग मिशन ने माइक्रोबल लाइफ को मंगल पर खोजा था? वाइकिंग का LR एक्सपेरिमेंट क्या था? वाइकिंग का चायरल मेटाबॉलिज्म एक्सपेरिमेंट जो कि मंगल पर किया गया था। मार्स के सैंपल लेकर कौन वापस आया था? 1976 तक वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के सरफेस, सोइल कंपोजिशन और ज्योग्राफी के बारे में बेहद ही कम जानकारी मौजूद थी। हमें तब तक यह नहीं पता था कि आखिर इसका सरफेस कैसा दिखता है और यह किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। पर 20 जुलाई 1976 में सब कुछ बदल गया, जब नासा के वाइकिंग मिशन ने पहली बार मंगल ग्रह पर लैंड कर उसके सरफेस, सोइल और चट्टानों की तस्वीरें धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने वाइकिंग मिशन के अंतर्गत वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 नाम के 2 जुड़वा लैंडर्स और ऑर्बिटर्स का निर्माण किया। वाइकिंग 1 मिशन को सबसे पहले अगस्त 1975 में लॉन्च किया गया, जो कि करीब 10 महीने की यात्रा के बाद जून 1976 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ था।
उसके बाद इसका लैंडर मुख्य स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर जुलाई 1976 में मंगल ग्रह के सरफेस पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला अमेरिकी मिशन बन गया था। वाइकिंग मिशनों से पहले मंगल ग्रह पर लैंड और ऑपरेट करने वाला इकलौता मिशन रूस का मार्स 3 स्पेसक्राफ्ट था। यह स्पेसक्राफ्ट दिसंबर 1971 में मंगल ग्रह पर लैंड हुआ था, पर केवल 2 मिनट के बाद इसका संपर्क धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों से टूट गया था। वहीं वाइकिंग 2 मिशन को कुछ महीने बाद सितंबर 1975 में लॉन्च किया गया, जो कि करीब 11 महीने की लंबी यात्रा के बाद अगस्त 1976 में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। ऑर्बिट में दाखिल होने के कुछ दिनों के बाद इसका लैंडर मुख्य स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर सितंबर 1976 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दूसरा अमेरिकी मिशन बना। वाइकिंग मिशनों ने अपने अध्ययनों से वैज्ञानिकों का मंगल ग्रह को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वाइकिंग ऑर्बिटर्स ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरास के जरिए पहली बार पूरे मंगल ग्रह का ग्लोबल सरफेस मैप तैयार किया। साथ ही इसने मंगल ग्रह के सरफेस में मौजूद वोल्केनोज, क्रेटर्स, कैनियंस और वहां आने वाले डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरे तूफानों की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी ली। इसने मंगल ग्रह के सरफेस में एनसाइंट लेक्स और रिवर्स जैसे कई स्ट्रक्चर की भी खोज की, जिससे यह साफ हो गया कि आज से कई बिलियन साल पहले इस ग्रह पर लिक्विड वाटर का अस्तित्व मौजूद था। वाइकिंग डिस्कवर्स माइक्रोबायल लाइफ ऑन मार्स। नासा ने वाइकिंग लैंडर्स के साथ मंगल ग्रह पर विशेष इंस्ट्रूमेंट भेजे थे, जो कि एक खास तरह के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर उसकी सोइल में मौजूद किसी तरह के माइक्रोबायल लाइफ का पता लगाने में सक्षम थे। इन टेस्ट को लेबल्ड रिलीज एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए सबसे पहले लैंडर्स को मंगल ग्रह के सोइल को इकट्ठा कर उसे अपने अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट में डालना था। इसके बाद उसमें खास ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर और रेडियो एक्टिव कार्बन मिलाया जाता है। अगर मंगल ग्रह के सोइल में किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं तो वो इस मिश्रण में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज कर रेडियो एक्टिव कार्बन छोड़ते, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट के चैम्बर डिटेक्ट कर लेते। वहीं इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे चरण में रिजल्ट को क्रॉस चेक करने के लिए मिश्रण को 160 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर गर्म किया गया। इस इंस्ट्रूमेंट को धरती पर मौजूद विशेष साइंटिस्ट की टीम ने बनाया था, जो कि मंगल ग्रह के सोइल में मौजूद एलियन लाइफ का पता लगाने में सक्षम था। मंगल ग्रह पर भेजने से पहले इस पर कई हजारों टेस्ट किए गए थे, जिसमें से हर बार इसने वैज्ञानिकों को सही रिजल्ट दिखाए थे। वाइकिंग 1 लैंडर जहां मंगल ग्रह के नॉर्दर्न इक्वेटोरियल रीजन में मौजूद चाइरिस प्लैनेटिया नामक जगह पर लैंड हुआ था, तो वहीं वाइकिंग 2 लैंडर इसके इक्वेटोर के नॉर्थ में मौजूद यूटोपिया प्लैनेटिया जगह पर लैंड हुआ था। दोनों ही मिशनों ने अपने अलग अलग लैंडिंग साइट में मौजूद मार्शियन सोइल के 4 सैंपल्स के साथ इस LR एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया था। इन सभी 4 सैंपल में वैज्ञानिकों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले, यानी कि इन सभी सैंपल्स में इंस्ट्रूमेंट ने रेडियो एक्टिव कार्बन को डिटेक्ट किया था। वहीं इसके दूसरे चरण में डुप्लीकेट सैंपल्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, पर इस बार सैंपल को करीब 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया ताकि उसमें मौजूद सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएं। इस सैंपल में वैज्ञानिकों ने कोई रेडियो एक्टिव गैस डिटेक्ट नहीं किया, जिससे कि यह साफ हो गया कि यह बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हो रहा है और न कि किसी नेचुरल या केमिकल प्रोसेस की वजह से। पर आखिर मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ के इतने बड़े सबूत मिलने के बाद भी धरती पर मौजूद वैज्ञानिक उत्साहित क्यों नहीं थे? LR एक्सपेरिमेंट ने मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया था, पर मंगल ग्रह पर जीवन के अब तक के सबसे बड़े सबूत को दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने मानने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार यह एक्सपेरिमेंट मंगल ग्रह पर जीवन को साबित करने के लिए काफी नहीं है। साथ ही वाइकिंग मिशन में भी मौजूद दूसरे इंस्ट्रूमेंट
सेंसर्स और इसके द्वारा किए गए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ के कोई सबूत नहीं मिले थे और न ही उन्हें इसके सरफेस पर जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कोई संकेत मिले। इससे कुछ हद तक यह साफ हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट का कारण बायोलॉजिकल प्रोसेस न होकर केमिकल प्रोसेस हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना था कि पॉजिटिव रिजल्ट मंगल ग्रह पर मौजूद कुछ खास कंपाउंड के केमिकल प्रोसेस की वजह से भी हो सकते हैं, पर उस समय तक वैज्ञानिकों को इस कंपाउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और कुछ दशकों बाद मंगल ग्रह पर भेजे गए फोनिक्स मिशन ने मंगल ग्रह के सोइल में पार्शलोरेट नाम के एक नॉन लिविंग कंपाउंड की खोज की। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कंपाउंड कुछ हद तक एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट का कारण हो सकते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रेडियो एक्टिव कार्बन एमिट कर रहे थे। आज करीब 45 साल बाद भी वाइकिंग मिशन के लीड साइंटिस्ट गिल लेविन और पार्शिया एन स्ट्राट मानते हैं कि वाइकिंग मिशनों ने सच में मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की थी, पर अभी भी दुनिया के साइंटिफिक कम्युनिटी में बहस का विषय बना हुआ है। दोनों ही लीड साइंटिस्ट ने LR एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए फॉलोअप मिशन का प्रस्ताव रखा। एक नया LR टेस्ट जो कि शायरल मेटाबॉलिज्म का अध्ययन करता। शायरल मेटाबॉलिज्म एक खास प्रोसेस है जो कि लेफ्ट और राइट हैंडेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अंतर करने में सक्षम होता है, जो कि दूसरे केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाते। इस नए प्रकार के LR टेस्ट को तैयार किया जा चुका था, जिसे भविष्य में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले रोवर्स के साथ एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में भेजना था। पर इसके विपरीत नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत ढूंढने के लिए अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। करीब 5 दशकों के बाद नासा फिर एक बार परसेवरेंस मिशन के जरिए खास इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स मंगल ग्रह पर भेज रहा है, जो कि मंगल ग्रह के सोइल पर कई तरह के टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कर उसमें माइक्रोबियल लाइफ के सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके साथ ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA एक महत्वाकांक्षी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर काम कर रहे हैं। इस मिशन के जरिए स्पेस एजेंसीज पहली बार मंगल ग्रह के सैंपल्स को धरती पर लाकर उसका अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। और हाल ही में नासा के परसेवरेंस रोवर ने इस मिशन के अंतर्गत मंगल ग्रह के सोइल को कलेक्ट कर उसे खास कैप्सूल में भी स्टोर कर लिया है। भविष्य में ESA का लैंडर और एक स्मॉल रोवर इन सैंपल्स को इकट्ठा कर इसे धरती पर लाने का काम करेगा, ताकि हमारे धरती पर मौजूद वैज्ञानिक इस मंगल ग्रह के सोइल का और भी करीबी से अध्ययन कर सकें। हम मंगल ग्रह पर रोवर भेजकर भी उसके सरफेस का अध्ययन कर सकते हैं, पर मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन को ढूंढने में सक्षम इंस्ट्रूमेंट बेहद ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें रोवर्स के माध्यम से मंगल ग्रह पर भेजना संभव नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि केवल लेफ्ट राइट एक्सपेरिमेंट ही मंगल ग्रह पर जीवन का विवादित सबूत है। मेटेरॉइड ALH84001 और मीथेन स्पाइक को भी मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत के तौर पर देखा जाता है, जो कि वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है, जिसके साथ ही समय समय पर मंगल से जुड़ी कुछ बड़ी और छोटी साइंटिफिक खोजों को वहां मौजूद किसी प्रकार के जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इसका हल केवल परसेवरेंस रोवर द्वारा कलेक्ट किए गए मार्शियन सोइल सैंपल्स ही दे सकते हैं। अब वैज्ञानिक मंगल ग्रह के इन सोइल सैंपल का गहन अध्ययन करेंगे, तब यह साफ हो जाएगा क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था या नहीं, या क्या वहां आज भी किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं। क्या भविष्य में मंगल इंसानों का नया ठिकाना बन सकता है या नहीं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।